हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आज का जो टॉपिक है, संसद में राज्यसभा की बातें करने चल रहा हूँ। अभी मैंने बात किया था संसद की। संसद में मैंने बात किया था, संसद में 3 पार्ट होते हैं। मैंने कहा था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और मैंने कहा था कि इनके बारे में अलग अलग से छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं कई पार्ट में आपको संसद पढ़ाऊँगा, ताकि आपके एक भी सवाल, एक भी प्रश्न कोई छूट ना जाए। इसलिए आज का जो टॉपिक है, राज्यसभा के बारे में बातें करेंगे कि राज्यसभा क्या है, कैसी संरचना है, कैसा काम करता है, इसकी समय अवधि क्या है, आदि आदि की बातें होंगी। तो आज राज्यसभा की बातें करने चल रहे। सबसे पहले इसकी बात करूंगा मैं, संरचना से शुरुआत करता हूं कि संरचना इसकी कैसी होनी चाहिए। संरचना कैसी है? संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की जो संरचना है, संरचना की बात करूं उसके पहले कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक बनता है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, बहुत सारी मेहनत हो रही है। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे ना कोई लाइट है और ना कोई फैन है, और सिर्फ बोर्ड की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। बहुत सारी सफाई किया तब जाके आ पाया यहाँ पे। संरचना की बात करें, लाइट है, मतलब लाइट है, लाइट फैन दोनों है, लेकिन लाइट ही नहीं है। ये मत समझिएगा फैन नहीं है। राज्यसभा की बात करते हैं। संरचना ये है कि जो राज्यसभा में सदस्य राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, या संसद के सभी सदस्यों को सांसद नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांसद नाम से जाना जाता है। सांसद, इसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसको एमपी नाम से इंग्लिश में शॉर्टकट में एमपी कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है, अधिकतम संख्या 250 ही निर्धारित की गई संविधान में। 250 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है अधिकतम, जिसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। क्या करता है? 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति करता है। मनोनीत मतलब नॉमिनेट करता है। बिना किसी चुनाव के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों के, यानी 12 सदस्यों को नामित कर देगा कि ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी के 238 जो सदस्य हैं, बाकी के जो 238 सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? वो राज्य और संघ, यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, राज्य व संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिख रहा हूं, राज्य व संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में 245 राज्यसभा में सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्यों का तो नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, 229 सदस्य राज्य द्वारा मनोनीत किए, राज्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी के 4 सदस्य संघ क्षेत्रों का, यानी यूनियन टेरिटरी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने बढ़ाया, लेकिन वीडियो ही नहीं बन पाया। फिर से देख लीजिए, रिपीट करता हूँ। 250 सदस्य मैक्सिमम होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और 238 सदस्य राज्य और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्य और संघ का दायित्व रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी रखते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 मनोनीत किए जा रहे हैं, बाकी के राज्य और संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, अब राज्य का जो बात करूं, राज्य की बातें हो गई, तो एक बात आती है अनुसूची, चौथी अनुसूची के अनुसार इनका जो निर्वाचन कहूँ किस प्रकार होता है, यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करूँगा, आप समझिएगा। और ठीक है, इनका जो निर्वाचन है वो कैसा होगा?
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव तरीके से होता है। लिख रहा हूं, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से हमारा तात्पर्य ये है कि जब जनता किसी सदस्य को सीधे नहीं चुनती, जब जनता किसी सदस्य को सीधे ना चुनेगी, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किसी सदस्य का चुनाव हो तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। इनके जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका चुनाव हम आप नहीं करते, बशर्ते कौन करता है, बशर्ते इनका चुनाव जो है राज्य विधानमंडल के, राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के सदस्य करते हैं, के निर्वाचित सदस्य करते हैं, के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं। इन्हीं सदस्यों को हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक कहते हैं इन्हीं को। हिंदी में विधायक और इंग्लिश में MLA बोला जाता है। ठीक है, ये चुनते हैं। क्लियर है ना इतनी तक? ठीक है ना भाई। अब बात ये आती है, मैंने एक चर्चा किया था चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। ये क्या है भाई? संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन व सीटों का आवंटन दिया गया है कि सीट किस प्रकार राज्यों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक बात मैं भूल गया आपसे अभी कहने को, जो अभी मैंने मनोनीत वाला कहा था कि जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये सिर्फ भारत में ही है, ये भारत में है। USA में ऐसा कुछ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिकी संविधान में मनोनयन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे सभी जो राज्य हैं, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। 50 राज्य हैं, 100 सीटें हैं। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उनके उच्च सदन में, उनके हाई असेंबली में, उच्च सदन पे 2 सदस्य प्रत्येक राज्य से आते हैं, चाहे वो छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, जो मैंने अभी चर्चा किया था, सीटों का आवंटन कहा, वो देख लेते हैं। सीटों का आवंटन कैसे किया गया है वो देखते हैं। वहां पे मनोनयन नहीं दिया गया अमेरिकी संविधान में, और सीटों का आवंटन समान रूप से किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा की ही बात करें, सीटों का आवंटन यानी सीटों का बंटवारा किसके आधार पे है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर है। राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, के आधार पर किया गया है। ठीक है, आधार पर। क्लियर है भाई? देखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव हो रहा है उसकी बातें हमने बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यसभा में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं और फला राज्य में इतनी सीटें हैं। बहुत सारा मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें 31 हैं। अन्य राज्य में अलग अलग सीटों का आवंटन दिया गया, आपको मिल जाएगा। मैं बाद में कभी आपको टेलीग्राम चैनल पे एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, फाइल, उसमें सारा लिखा होगा। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की परीक्षा में अगर छोटी मोटी SSC वगैरह की बात करें, उसमें पूछा हो अलग बात है, लेकिन और नॉर्मली पेपर में नहीं पूछता। UPSC स्टेट PCS कभी भी नहीं पूछता, इसलिए याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और अगर आप छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भाई रट्टा मारो। राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें
अलग अलग दी गई हैं। ये जनसंख्या के आधार पर एक सवाल और है कि जनसंख्या के आधार पर जब डिसाइड किया गया तो सवाल आया, जो संविधानवेत्ता थे या यूं कहूँ जो राजनीतिवेत्ता थे या राजनीति प्रमुख थे या कहूँ राज व्यवस्था के जाने माने जानकार हैं, उनके सामने एक सवाल आया, जनसंख्या के आधार पर हर साल बदलना पड़ेगा या हर 10 साल पे बदलना पड़ेगा। बड़ा विवाद हुआ। उस विवाद का सलूशन निकाला संसद ने खुद निकाला विवाद का सलूशन। कहा कि जो जनसंख्या है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा सीटों का आवंटन। और ये कब तक रहेगा? ये 2026 तक ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। यानी आने वाले 5 सालों बाद आपको नया डेटा देखने को मिल जाएगा या 2025 से ही बदलाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी और कुछ नहीं है। हाँ, ये भी है कि ध्यान रखिए कि आप यूएसए में अगर जा रहे हो तो यूएसए में ऐसा कुछ नहीं, जनसंख्या के आधार पर नहीं, छोटे बड़े सभी राज्यों का, जैसा कि मैंने भी चर्चा की है, सभी राज्यों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बातें हो गई ना। अब चलिए अब बढ़ते हैं कि ये राज्यों का जो हो गया। हाँ, चुनाव में एक चीज मैं भूल गया, चुनाव जो करा रहा था अप्रत्यक्ष चुनाव जो हो रहा था, मैंने कहा अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, उसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता रहता है। ये वही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है जो राष्ट्रपति के चुनाव पे अपनाया जाता है कि जो कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा, उसके वोटों को समान रूप से सभी को बांट दिया जाएगा। वो आप देख लीजिए, राष्ट्रपति वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, 2-3 पार्ट जो बनाया है उसमें आप क्लियर कर लोगे। उसको मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आगे के दिनों में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि इनके जो सदस्य हैं इनकी समयावधि क्या है, और इसी के साथ लेक्चर को मैं समाप्त करूंगा कि ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये कितने, इनके सदस्यों की जो अवधि है यानी समयावधि कितनी लंबी होगी, इसके बाद मैं लेक्चर को समाप्त करूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समयावधि, या ये कहूँ कि समयावधि लिख रहा हूँ, समयावधि राज्यसभा की और राज्यसभा के सदस्यों की समयावधि, टाइम पीरियड की बात करें। देखिए, राज्यसभा जो है वो निरंतर चलने वाली संस्था है। लिख रहा हूं, शब्द पे गौर करिए, निरंतर चलने वाली अस्थाई संस्था है। ठीक है, ये जो राज्यसभा है वो निरंतर चलने वाली एक अस्थाई संस्था है जिसका 1952 के बाद से आज तक विघटन नहीं किया गया। फिर से सुनिए, 1952 से लेके आज तक इसका विघटन नहीं किया गया। ये निरंतर चलने वाली संस्था है। इसके प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। अगर आपका गणित तेज है और सीसेट में होना भी चाहिए तो आप अगर गणित करेंगे तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्षों का होगा। 6 वर्षों का प्रत्येक सांसद का सदस्य का काल होता है। अब एक सवाल, जब मैं लेक्चर ले रहा था, जब मैं एक इंस्टीट्यूट में लेक्चर ले रहा था भरी क्लास में, तो एक बच्चा उठा और खड़ा हुआ और पूछा कि सर 6 वर्षों पे हुआ, और जब शुरुआत हुई थी, जब आप
1952 में राज्यसभा का जब शुरुआत हुई तो पहली बार किसको हटाए थे सर? मैं हंसने लगा। मैं कहा बहुत अच्छा सवाल है, सब भी हंसने लगे कि ऐसा प्रश्न करना। तो आप अगर लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे ना तो वहां पे भी लिखा गया है, मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार जो राज्यसभा बनी थी 1952 के बाद, उसके 2 वर्ष बाद लॉटरी के आधार पर, शब्द पे ध्यान दीजिए, लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवा मुक्त किया गया। सभी के नाम एक बॉक्स में डाले गए या किसी प्रकार से लॉटरी किया गया और रैंडमली चुना गया, उनको सेवा मुक्त किया गया। पहली बार सबको लॉटरी के आधार पर सेवा मुक्त किया गया। अब लॉटरी के आधार पर नहीं, पहली बार लॉटरी के आधार पर किया गया, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों को सेवा मुक्त कर दिया जाता है। और गणित लगा के देखेंगे 6 वर्ष हो जाएगा। अब सवाल है 6 वर्ष हो गया, अब जो प्रश्न पूछता है, जो आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में IAS, PCS या किसी परीक्षाओं में आता है प्रश्न, वो इस प्रकार नहीं आएगा कि 2 वर्षों में। पूछता है संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? सब लोग फटाफट 6 वर्ष बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में राज्यसभा, लोकसभा या यूं कहूं सांसदों के कार्यकाल का वर्णन नहीं दिया गया है। संविधान में सदस्यों के कार्यकाल का वर्णन नहीं दिया गया है। संविधान ने इसका निर्धारण संसद पर छोड़ दिया है। इस आधार पर संसद जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, फिर से सुनिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर सदस्यों का कार्यकाल, वेतन भत्ता और अन्य सेवाओं का निर्धारण करता है। अगर आपको फिर से सुनना है तो रिपीट मार लीजिए वीडियो को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां पे लिख रहा हूं, संविधान में ये नहीं दिया गया है, ठीक है। गलती मत करिएगा, नहीं तो होगा कि आशुतोष सर पढ़ाए हैं और मैं गलत कर गया। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में क्लास मिल रही है तो गलत जानकारी मिल जाएगी, कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर गलत हुआ तो मैं फिर से बताऊंगा, आपको गलत नहीं दिया जाएगा। पॉलिटी तो बहुत आसानी से बताएंगे और पॉलिटी खत्म होने के बाद जियोग्राफी ऑप्शनल शुरू करूंगा मैं। फिलहाल अब बात आती है कि यह स्थायी संस्था हो गई, संविधान में पदावधि का निर्धारण नहीं है, ठीक है। योग्यता क्या होगी, संसद के जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसके बारे में बातें कर लेंगे। और हाँ, इसके बारे में बात, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता संविधान में नहीं दी गई है। योग्यता कौन निर्धारण करेगा? वही जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। पहला योग्यता यही है कि वह भारत का सदस्य होना चाहिए। पहली योग्यता जान लीजिए, वह भारत का सदस्य होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उसे 30 वर्ष की अवस्था, कितनी, 30 वर्ष की अवस्था पूर्ण की हो, 30 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। और अगर लोकसभा की बात करूंगा तो 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और है कि चुनाव आयोग ने जो निर्धारण किया है, चुनाव आयोग ने जो योग्यता निर्धारित की हो उसको फुलफिल करता हो। तो ये सामान्य सी बात हो गई। तो एक चीज और यहाँ पे डिफाइन करूंगा, उसके बाद लोकसभा वाले वीडियो में बाकी की बातें होंगी और बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। इसमें मैं बात करूंगा अब लास्ट पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट है वो है राज्यसभा का सभापति। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, मेन होता है, जो अध्यक्ष कह दूं या प्रेसिडेंट कह दूं, जो भी कहना वो कह दूं, वो राज्यसभा का सभापति कहलाता है। और राज्यसभा का सभापति कोई और नहीं, उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वो सारी सभापति होने की योग्यता वही है
जो उपराष्ट्रपति होने की योग्यता होंगी। उपसभापति का पद तभी खाली हो सकता है जब उपराष्ट्रपति ना रहें, उनका पद रिक्त हो जाए या वो इस्तीफा दे दें। अब सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देंगे या अपने त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, आप कमेंट करके बताओगे। सभापति 64 में दिया गया है सभापति के बारे में, ठीक है। इसके अलावा उपसभापति भी आता है, एक शब्द आता है उपसभापति। उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य हैं ना, सभी सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से एक उपसभापति का चयन करते हैं, उपसभापति का चुनाव करते हैं। जैसे क्लास का मॉनिटर आपने देखा था ना अभी तक, वैसे ही होता है। तो बस आज इतना ही मैंने टॉपिक तैयार किया था आपको बताने के लिए कि राज्यसभा में क्या क्या होता है। अभी इसके कार्य के बारे में नहीं बात की है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लोकसभा का होगा, और दोनों बताने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामूहिक रूप से मैं कार्य बताऊंगा, मतलब दोनों कैसे कैसे काम करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे काम करता है। ये तो समझ लीजिए एक भूमिका बना रहे हैं, संसद पढ़ाने की एक भूमिका है। संसद का तो मेन पार्ट तभी रखा है जहाँ से प्रश्न आते हैं। फिलहाल यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक तो करके ही जाएंगे, और सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे वाला रेड कलर का जो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब करिए। आप रेड से ब्लैक हो जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लोकसभा के बारे में। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद।